सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, पढ़ना भी जरूरी है टॉपर बनने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये हिंदी का एक मैराथन क्लास भी होगा। अगर आप भी इस बार हो 12th में और 2026 में आपको हिंदी का पेपर देना है ना, और आपका भी टारगेट है भैया कि इस बार हम 100 में 95 प्लस लेकर आएंगे, तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर जी हमें हिंदी का जो संस्कृत होता है ना, संस्कृत का गद्यांश सॉल्व करने को नहीं आता, संस्कृत का पद्यांश हम नहीं सॉल्व कर पाते। तो आज मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। पूरे 50 नंबर आज हम आपका कंप्लीट करवाएंगे एक सिंगल वीडियो में। तो ये है क्लास 12 हिंदी 2026 वाले छात्रों के लिए पूरा खंड खा एक ही वीडियो में आज हम पढ़ेंगे। देखो हमारे हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है, खंड का और खंड खा। 50 नंबर का खंड का और 50 नंबर का खंड खा। तो आज हम खंड खा को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और आपका बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 50 नंबर कंप्लीट करवाने वाले हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा 2026 में, मेरी गारंटी है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं बच्चों हम पढ़ेंगे क्या क्या। देखो ध्यान से, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, देखो ध्यान से। यहां पे 13 टॉपिक टोटल आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि आपके सामने हैं। पूरे 13 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत का गद्यांश जो कि 7 नंबर का आता है। कैसे इसको सॉल्व करोगे, कैसे जाकर हिंदी की कॉपी में लिखोगे, ये भी मैं बताऊंगा भैया। फिर संस्कृत का पद्यांश 7 नंबर का, फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियां 2 नंबर का, आपठित गद्यांश 5 नंबर का, शब्द युग्म 2 नंबर का, अनेकार्थी शब्द 2 नंबर का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 2 नंबर, वाक्य संशोधन 2 नंबर, रस छंद अलंकार 2 नंबर, ठीक है, पत्र लेखन 6 नंबर और निबंध 9 नंबर। कुल मिलाकर हम पूरे 50 नंबर कंप्लीट करेंगे। तो भैया देर किस बात की, इंतजार आपका खत्म हो चुका है। ऐसे ही मैं मैराथन क्लासेस देकर ना आपको 2026 में टॉपर बनाने वाला हूं। बस आपको सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, इससे फायदा आप ही का होगा। सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगे। तो देखो महत्वपूर्ण गद्यांश, अगर खंड खा की बात करें ना तो सबसे पहले आपको दिया जाएगा संस्कृत का गद्यांश। अब ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं, मैंने देखा है जो 70-80% बच्चे हैं ना, उनको संस्कृत में प्रॉब्लम होती है, मतलब संस्कृत का वो हिंदी मीनिंग नहीं निकाल पाते। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं 4 चैप्टर बता देता हूं संस्कृत के गद्यांश के लिए, उसको पढ़ लेना। एक है जातक कथा, दूसरा है महामना मालवीय, तीसरा है संस्कृत भाषा या महत्तम और चौथा है पंचशील सिद्धांता। ये 4 चैप्टर आप पढ़ लो भैया, 7 नंबर एकदम लिखित, मतलब एकदम गारंटी है, स्टाम्प पेपर पर मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो गद्यांश की बात करें तो होगा क्या, संस्कृत के किसी चैप्टर का एक ऐसे गद्यांश आपको दिया जाएगा यहां से यहां तक, और जो गद्यांश मैंने लिया है भैया ना 17, 18, 19, 20, 22 में आ चुका है, तो 26 में भी ये आएगा, ये ध्यान रखना। फिर कहा जाएगा आपको कि इसका संदर्भ लिखकर, ऐसे आपको संदर्भ लिखना और हिंदी में इसका अनुवाद ऐसे करना है। लेकिन भैया ये आंसर थोड़ी ना आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और हिंदी मीनिंग निकालेंगे, उसके बाद हम लिखना सीखेंगे। तो देखो भैया, महामनस्मिन मतलब महामना मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागा, उनका जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवारे अभवत, परिवार में हुआ था। तो महामना मालवीय जी का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। मुझे पता है भैया संस्कृत में आप लोग कमजोर होंगे, ज्यादातर बच्चे होते हैं, क्योंकि संस्कृत से कुल 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देते नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे तो पढ़ भी नहीं पाएंगे शायद, ठीक। आगे देखो, अस्य पिता, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान आसित थे, और इनके पिताजी जो हैं पंडित ब्रजनाथ मालवीय जी, वो भी संस्कृत के एक प्रकांड विद्वान थे, मतलब संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अब पिताजी का देखो असर इन पर भी पड़ा,
ये भी काफी फेमस है। आगे देखो, अयम प्रयागे, इन्होंने प्रयाग में एवं संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय में और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया। और अत्रयो यहां ही राजकीय विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य आरंभ किया। ठीक है, तो इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय एवं म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और यहां ही राजकीय विद्यालय में इन्होंने अध्यापन कार्य करना शुरू किया। लेकिन यहीं पर ये रुकने वाले थे नहीं भैया। अब आप समझ गए होंगे ये किस चैप्टर का गद्यांश है। महामना मालवीय जी की बात की जा रही है भैया, तो ये महामना मालवीय चैप्टर का ही गद्यांश है। 2 नंबर आपका फिक्स हो गया, इतने से 2 नंबर फिक्स है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, महामना आ रहा है तो ये महामना मालवीय का है। संस्कृत भाषा की बात की जाएगी तो संस्कृत भाषा या महत्तम का होगा। पंचशील की बात की जाएगी, पंचशील सिद्धांता का होगा। इतना दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। आगे देखो, युवक मालवीय स्वकीयेन अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जना नाम लोगों के मनो को अमोहयत मोह लेते थे। मतलब युवक मालवीय जो है ना, वो अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लेते थे। इतना अच्छा वो भाषण देते थे भैया। आगे देखो, अतः अस्य सुहृदय, इनके जो मित्र हैं, प्राडिवाक्य पदवी, उन्होंने वकील की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठ सेवा के लिए कर्तु किया, प्रेरित। ठीक है, अतः इनके मित्रों ने इनको वकील की पदवी प्राप्त करके देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया कि भाई तू वकील बन जा और देश की सेवा कर। इनके मित्रों ने इनको प्रेरित किया। ऐसे मित्र बनाओ मेरे भाई ना, जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करें। ऐसा नहीं कि चल भाई आज घूम कर आते हैं, टहल कर आते हैं, वहां चलते हैं, यहां चलते हैं, वो अच्छी है, वो अच्छा है। ऐसे मित्र बिल्कुल मत बनाना, वो आपको नीचे ढकेलेंगे। ठीक है, मित्र अपने से 2 साल बड़ा बनाओ, ताकि उसके पास एक्सपीरियंस होता है भाई उसने अब तक क्या किया है, कौन सी गलती की है जो आज वो पश्चाताप कर रहा है। ठीक है, अगर अपने से छोटे को या अपने जैसे एज को बनाओगे ना तो प्रॉब्लम यही होगी। वो कहेगा चलो भाई घूम आते हैं, टहल आते हैं, यहां चलते हैं, ये सब प्रॉब्लम होती है। आगे देखो, तदनुसारम, इसके अनुसार अयम, इन्होंने विधि परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्राडिवाक्य कर्तुमारब्ध। ठीक है, इन्होंने मतलब स्टार्ट किया। तो इन्होंने क्या किया कि कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में इन्होंने वकील की पदवी प्राप्त की। आगे देखो, विधे, कानून की उत्कृष्ट ज्ञान होने के कारण, मधुर होने के कारण, उदार व्यवहार के कारण चायम, ये शीघ्र ही मित्रों में, न्यायाधीशास्त्र और न्यायाधीशों में सम्मान भाजनम भवति, सम्मानित हो गए। ठीक है, सम्मान पात्र हो गए। तो कानून की उत्कृष्ट ज्ञान, मधुर पालन और उदार व्यवहार के कारण ये शीघ्र ही अपने मित्रों और न्यायाधीश के प्रति सम्मान पात्र हो गए। ठीक है, तो ये आपका था भैया, मैंने आपको हिंदी मीनिंग निकाल कर बताया। भाई संस्कृत हमारा उतना भी तेज नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है, आप ही के जैसे हम हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब देखो करना क्या है, ध्यान से समझो। सबसे पहले आप जब भी गद्यांश को सॉल्व करना संस्कृत के, कॉपी में ऐसे डाल देना, इस गद्यांश का फर्स्ट वर्ड महामनस्विनः और लास्ट वर्ड सम्मान भाजनम भवत। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, महामनस्विनः ... करके सम्मान भाजनम भवत। ठीक है, अब सबसे पहले कहा जाएगा आपको संदर्भ लिखो भैया। संदर्भ में देखो, संस्कृत में लेखक का नाम या कवि का नाम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पाठ का नाम होता है। 2 नंबर फिक्स है। देखो ध्यान से समझो, ये मैंने हेडिंग डाल दिया संदर्भ, और मैंने लिखा क्या है उस पर ध्यान दो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है। देखो भैया, यहां पे मैंने पाठ का नाम लिख दिया, 2 नंबर एग्जामिनर ने आपके नाम ऐसे कर दिया, ले जा बेटा इस पे तेरा ही हक है। मतलब करना क्या है, अगर मान लो गद्यांश आपका दूसरे चैप्टर से आ जाए, संस्कृत भाषा या महत्तम से आ जाए, तो आपको क्या करना है, बस चैप्टर का नाम चेंज कर दो। देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषा या महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। बस आपको पाठ का नाम चेंज कर देना है भैया, 2 नंबर फिक्स है। ठीक है, हिंदी में अनुवाद आप हेडिंग डालिएगा अनुवाद। ठीक है, अब देखो वही लिखना है जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, देखो
महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के प्रतिष्ठित विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय एवं मेयर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहां ही राजकीय विद्यालय में पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया। आगे देखो, युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से मनुष्यों का मन मोह लेते थे, इसलिए इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी प्राप्त करके देश की उच्चतर सेवा के लिए प्रेरित किया। उसी के अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ कर दी। कानून के उत्कृष्ट ज्ञान, मधुर वार्तालाप एवं उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों एवं न्यायाधीशों के सम्मान पात्र बन गए। बस भैया यही लिखना है। अब सबसे पहले मैं मौका देता हूं भाई, मौका तो सबको मिलता है लेकिन टॉपर वही बनता है जो मेहनत करता है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है भैया मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स दे रहा हूं, सारे के सारे सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, और वो वाले नोट्स भैया जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, ये सब मैं आपको दे रहा हूं। अब आप लोग कहेंगे सर जी कहां दे रहे हैं, तो हमारा एक एप्लीकेशन है भैया, प्ले स्टोर पे जाना, शुभम लेक्चरर सर्च करना, ऐप आ जाएगा, उस ऐप को कर लेना डाउनलोड, रजिस्टर करके भैया वहां पे आपको सारे के सारे नोट्स दिए जाते हैं। वहीं पे हमारा क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, जिसको ज्वाइन करके आप 2026 में भैया आग लगा सकते हैं। आग लगाने का मतलब 95% ला सकते हैं। बस जाकर आप लोग ज्वाइन जरूर करना। कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर तो आपको पता ही है 9918, ठीक है, 332305। अगर आपको क्रैश कोर्स से ज्वाइन होना है या आपको इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए भैया, 24 आवर सेवा उपलब्ध है। आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ये छापने वाला सिस्टम ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको नोट्स और क्लासेस दूंगा, मतलब पूरी एकदम फीचर पे फीचर मिलेगा। तो चलो इस अगला टॉपिक देखते हैं भैया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो कि है महत्वपूर्ण पद्यांश, और मेरे हिसाब से ये 100% फिक्स टॉपिक है, 7 नंबर का आता है। आप क्लास 12 में एक चैप्टर है बच्चों, सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नानी के सारे श्लोक पढ़ लेना, सारे पद्यांश पढ़ लेना, 7 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें एक एक श्लोक दिया है, उसको भी पढ़ लेना, फिर तो आपका 7 नंबर एकदम फिक्स है। लेकिन अगर आप सिर्फ सुभाषित रत्नानी चैप्टर को पढ़ लेते हो ना, 7 नंबर 100% फिक्स है। लेकिन रिस्क क्यों लेना भाई, जब 2-3 चैप्टर में सिर्फ एक एक श्लोक हैं तो उसको भी क्यों ना पढ़ लें, 2-3 श्लोक, ठीक है, तो उसको पढ़ लो, काम खत्म है। 100% गारंटी वाला ये टॉपिक है, किसी भी टीचर से जाकर पूछ लेना। देखो मैं एक पद्यांश मैंने लिया है, उसको मैं बता देता हूं। 2015, 17, 19, 23 में आ चुका है, 26 में भी इसकी बारी है। देखो क्या है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छा धिम ताम व्यसनेन चा मूर्खा नाम निंद्रया कलहेनवा। ठीक है, मतलब काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्रों के विनोद में, आनंद में कालो समय गच्छत बीतता है धीमताम बुद्धिमानों का। बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के आनंद में, काव्य और शास्त्र को पढ़ने में या काव्य और शास्त्र के विनोद में बीतता है। व्यसनेन चा मूर्खा नाम निंद्रया कलहेनवा। और जबकि व्यसनेन मतलब सोने में, मतलब लड़ाई झगड़े करने में, चा मूर्खाराम मूर्खों का, निंद्रया सोने में, कलहेनवा और कलेश करने में बीतता है। ठीक है, जबकि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, उनका समय जो है बुरे शौक में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं ना, वो काव्य और शास्त्र के विनोद में उनका टाइम बीतता है, वो कुछ भी बुक्स पढ़ते हैं या अच्छी चीजें देखते हैं ना। और जो मूर्ख लोग होते हैं ना, उनका समय सोने में, लड़ाई झगड़े करने में, बस इसी में बीत जाता है। ये डिफरेंस है एक मूर्ख और एक बुद्धिमान में। तो हम क्या करेंगे, ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर का ही पद्यांश है। तो आपको करना क्या है, देखो जब भी इसको सॉल्व करना, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना। अब आप कहेंगे सर जी हिंदी की कॉपी लिखना नहीं आता। भैया नहीं आता तो यूट्यूब पे जाकर सर्च करो ना, क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लो। कहां पड़े हो चक्कर में भाई, कोई है ही नहीं टक्कर में। तो देखो ऐसे लिखेंगे, काव्य शास्त्र विनोदेन डॉट 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 करके कलहेनवा, ऐसे लिख दिया मैंने। सबसे पहले संदर्भ लिखो, सेम प्रोसेस,
बस सिर्फ पाठ का नाम बदल दो, गद्यांश के जगह पर पद्यांश कर दो, काम खत्म है। देखो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नावली नामक पाठ से अवतरित है। संस्कृत भाग को ब्लैक से लिखना, सुभाषित रत्नावली को ब्लैक से लिखना, मतलब जो मेन की पॉइंट है ना वो ब्लैक पेन से लिखना, थोड़ा अट्रैक्टिव कॉपी दिखेगा। अब अट्रैक्टिव चीजें भाई सबको अच्छी लगती हैं, तो जो कॉपी चेक करेगा ना उसको भी अच्छा लगेगा, यार कितना सुंदर लिखा है, नंबर आपको मिल जाएगा। तो 2 नंबर ऐसे वो देगा, देखो कैसे, रेड पेन लेगा और ऐसे 2 नंबर फिक्स, ठीक है। अब इसका अनुवाद हिंदी में कर देते हैं, ये बहुत इजी होता है। देखो अनुवाद हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद में या आनंद में बीतता है, और मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। अगर आप भैया कॉपी किताब लेकर पढ़ते हैं, थोड़ा अच्छी बातें करते हैं ना काव्य और शास्त्र की, या थोड़ा पॉजिटिव रहते हैं, तब तो आप बुद्धिमान हैं। अगर आप सोते हैं दिन भर, लड़ाई झगड़े करते हैं, बुरे शौक करते हैं, तो ये भैया आप मूर्खों वाला काम है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। चलो ये भी हो गया, 7 में 7 फिक्स है। मैंने आपको बता दिया कि सुभाषित रत्नावली के सारे श्लोक पढ़ लो और जो चैप्टर है उसके एक श्लोक पढ़ लो भैया, 7 नंबर फिक्स है। अगली चीज देखते हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो वैसे होता क्या है, देखो 2 नंबर का बेसिकली ये आता है। 3-4 मुहावरे और लोकोक्तियां रहेंगी, करना एक होगा, बहुत इजी हो जाता है। इसके लिए एक ही ट्रिक है, आप डेली या फिर इकट्ठे उठाकर 100-200 मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ लो, काम खत्म है, फिर टेंशन फ्री रहो। सबसे पहला है घी के दिए जलाना, बस इतना ही क्वेश्चन दिया जाएगा, घी के दिए जलाना, इतना क्वेश्चन रहेगा। बाकी जो लिखा है ये आपको लिखना होगा। इसका अर्थ होगा खुशियां मनाना, ये आपको लिखना है, व्हाइट वाला पोर्शन। वाक्य प्रयोग भी करना होगा तो वाक्य प्रयोग लिख देंगे। भ्रष्ट अधिकारी का तबादला होने पर सभी कर्मचारियों ने घी के दिए जलाए, ठीक है। तो यहां पे देखो आपका जो घी के दिए जलाना है वो यहां पे बच्चों आ चुका है हमारे वाक्य में, तो वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो घी के दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना। वाक्य प्रयोग क्या है, भ्रष्ट अधिकारी का तबादला होने पर सभी कर्मचारियों ने घी के दिए जलाए। दूसरा देखो, आम के आम गुठलियों के दाम, ये लोकोक्ति है, मतलब दोहरा लाभ प्राप्त करना। वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, सोहन ने चावल तो पहले ही अच्छे दामों पर बेच दिए थे, अब धान की भूसियों को बेचकर भी अच्छे पैसे बना रहा है। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। मतलब भैया सोहन भैया है जिन्होंने चावल तो पहले ही अच्छे पैसे में बेच दिया, अब जो उससे भूसी निकली थी ना उसको भी बेचकर पैसे कमा रहा है। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है। चलो ये 2 हो गया, 2 नंबर यहां पे भी फिक्स है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आ गया भैया आपठित गद्यांश, एक ऐसा गद्यांश जो कि आपके सिलेबस में नहीं होगा, आपके चैप्टर में नहीं होगा, कहीं अलग से दिया जाएगा। और उसके नीचे बेसिकली आपको दिए जाएंगे, देखो ये दे दिया गया एक गद्यांश। आपठित का मतलब जो आपने ना पढ़ा हो, ठीक है। और इसके नीचे 3 क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाएगा, तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है ना इसी गद्यांश में छिपा है, बस आपको ढूंढ कर लिखना है। चलो पढ़ते हैं भैया, पूरे 5 नंबर हम कंप्लीट करेंगे। ये 5 नंबर का आता है, देखो पढ़ो पहले। आजाद भारत में दुर्गा भाभी को उपेक्षा और सम्मान दोनों प्राप्त हुए। सरकारों ने उन्हें पैसे से तौलना चाहा। कतिपय वर्ष पूर्व उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए। भाभी ने वे रुपए वही वापस कर दिए। उन्होंने कहा कि जब हम स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी, केवल स्वाधीनता प्राप्ति लक्ष्य था। इस धन से यहां शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनवाया जाए। दुर्गा भाभी जी ने यही कहा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये आपका 1 नंबर का ये वाला क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर का ये और 2 नंबर का ये, 5 नंबर कंप्लीट। देखो ध्यान से, स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया। तो सिंपल सा है भाई, इसमें लिखना क्या है, वही चीज जो मैंने बताया। स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया। देखो सीधा सीधा लिखा है, ये देखो, कतिपय वर्ष पूर्व उनके सम्मान में एक आयोजित एक समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए। मतलब दुर्गा भाभी के सम्मान में एक आयोजन किया गया और तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें 51,000 रुपए भेंट किए गए। बस यही लिख दो, काम खत्म है, हो गया काम। दूसरा क्वेश्चन देख लो बच्चों, स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था। तो यहां देखो सीधा सीधा आंसर लिखा है, कुछ मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। देखो ध्यान से,
यहां पे कहा गया था, ये देखो, उन्होंने कहा कि जब हम स्वाधीनता के लिए संग्राम कर रहे थे उस समय किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं थी, केवल स्वाधीनता प्राप्ति लक्ष्य था। यही उठाकर छाप दो, नंबर मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, टेंशन फ्री रहो, बस ढूंढ ढूंढ के लिखना है, कुछ करना नहीं है। तीसरा, दुर्गा के को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे किस हेतु प्रयोग करने के लिए लौटा दिया गया? तो दुर्गा भाभी को जो 51,000 रुपए दिए गए ना, उन्होंने यह कहकर लौटा दिया कि इस धन से यहां शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाया जाए, जो अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए शहीद हो गए ना, उनके लिए एक बड़ा स्मारक बनवाया जाए। यह कह के दुर्गा भाभी ने वो पैसे वहीं के वहीं लौटा दिए। अब करना क्या है, जब भी इसका आंसर लिखो, आजाद भारत डॉट 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 करके इसका लास्ट वर्ड है बनाया जाए, ऐसे लिखना पड़ेगा मेरे भाई। देखो, आजाद भारत मैंने लिखा, डॉट 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 करके स्मारक बनाया जाए, वही चीज, सेम चीज इसको लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि दो अपठित गद्यांश रहेंगे। आपने किया कौन सा है, कैसे एग्जामिनर को पता चलेगा, इसी ट्रिक से पता चलता है। अब क्वेश्चन देखो बच्चों, ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन था स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी का सम्मान किस प्रकार किया गया, तो मैंने आंसर लिखा है अच्छे से। स्वतंत्र भारत में दुर्गा भाभी के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें 51,000 रुपए भेंट किया गया। एक नंबर आपको मिल गया। हो सकता है ये 2 नंबर का आ जाए, लास्ट वाला 1 नंबर का आ जाए, मतलब एक तो रहेगा 1 नंबर का, तभी तो 5 होगा मेरे भाई। खा वाला क्वेश्चन देख लो भैया। क्वेश्चन नंबर खा, स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य क्या था? तो देखो सीधा लिखा है, स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का लक्ष्य केवल स्वाधीनता प्राप्ति थी, ना कि किसी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा। 2 नंबर आपका कंप्लीट। वही चीज लिखा है जो मैंने बताया। तीसरा, दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे किस हेतु प्रयोग करने के लिए लौटा दिया गया? तो दुर्गा को सम्मान में जो धन भेंट किया गया उसे उन्होंने वापस लौटा दिया और उस धन से शहीदों का एक बड़ा स्मारक बनाने के लिए कहा। बस हो गया, 2 नंबर इसका फिक्स हो गया, मतलब 5 नंबर में 5 नंबर ऐसे मिलेंगे, आधा नंबर भी नहीं कटेगा अगर ऐसे लिख कर आओगे। चलो मैं मौका देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, काम आएगा मेरे भाई। चलो इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले लो, ठीक है, फिर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में इसका जो आंसर है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। चलो गा वाला क्वेश्चन देखो, शब्द युग्म आ गया भैया, 2 नंबर का रहेगा, मतलब कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है। मैं आपसे कहूं आप सिर्फ 30, 35 या 50 क्वेश्चन पढ़ लो ना, उससे बाहर आ ही नहीं सकता है, बहुत इजी होता है, ऑब्जेक्टिव है। देखो फर्स्ट, कपिस कपीस, इसका सही आंसर क्या होगा, मतलब इसका सही अर्थ क्या होगा? जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। तो ये 2016 में आ चुका है। देखो फर्स्ट है मतमैला और अंगद, सेकंड है सुग्रीव और काला, थर्ड है बाली और सुग्रीव, फोर्थ है मटमैला और सुग्रीव। भैया चौथा ऑप्शन सही है, कपिस का मतलब मटमैला, कपीस का मतलब सुग्रीव, तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। जो पहले है उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में, दैट्स इट। चलो दूसरा क्वेश्चन, अंब अंब, इसका सही अर्थ क्या होगा बताओ? फर्स्ट है माता और पानी, सेकंड है माता और पिता, थर्ड है आकाश और स्वर्ग, और फोर्थ है देवी और देवता। तो इसका राइट आंसर भैया देवी और देवता। अंब का मतलब देवी और अंब का मतलब देवता। तो आंख मूंद कर फोर्थ वाला ऑप्शन टिक कर दो। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द पे आ जाओ बच्चों, 2 नंबर। पहले जब छोटे छोटे थे ना हम लोग, तो पर्यायवाची शब्द आपने पढ़ा होगा, दैट्स इट, अनेकार्थी शब्द, बस उसी को कहते हैं। मतलब एक ही शब्द को के कई अर्थ होते हैं, एक ही शब्द को कई नाम से जानते हैं, इसी को तो अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे दिज, आपसे कहा गया दिज, इसका लिखो, मतलब दिज का अनेकार्थी शब्द लिखो, तो इसका क्या क्या होगा? देखो ब्राह्मण, पक्षी, चंद्रमा, दांत। मैंने 4 बता दिया, आपको 2 ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है। 4 मैंने इसलिए बताया ना, अगर आपको 3 भी याद होगा ना तो आराम से लिख दोगे। ऑप्शन तो होना चाहिए ना। विधि, विधि का भाग्य, विधाता, तरीका, युक्त, रीति, कानून। 5 मैंने बता दिया, सोचो 6, ठीक है। तो 2 आपको लिखना है, इन सबको पढ़ लेना भैया और जाकर 2 लिख देना, ठीक है। अगर मैं 2 ही बताता और उसमें से 1 भूल जाते भैया, काम खत्म था, आधा नंबर बचता फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आ जाओ भैया। इंग्लिश में बोले तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है?
चलो 2 नंबर का ये भी आता है, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्टिव रहेगा। जैसे फर्स्ट वाला घृणा के योग्य, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? जो घृणा के योग्य हो। फर्स्ट है घृणित, सेकंड है घृणास्पद, थर्ड है घृणी और फोर्थ है निर्घृणी। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट घृणित। जो घृणा के योग्य होगा ना उसको हम घृणित बोलते हैं। सेकंड देखो रास्ता दिखाने वाला, उसको क्या कहेंगे भैया? जैसे हम लोग हैं, हम आप लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं, बच्चों ये पढ़ो वो पढ़ो ऐसे पढ़ो, ये आएगा वो आएगा। बाकी आप उस रास्ते पे चल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये मैं नहीं समझ सकता कि मैं आपके यहां आऊंगा नहीं भैया कि हाथ पकड़ के पढ़ाऊंगा। बाकी आपकी मर्जी है, पढ़ाने को तो मैं पढ़ा ही देता हूं। सेकंड रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक, ज्ञानी, जानकार या सर्वज्ञ। भैया पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला जो होता है ना उसको हम पथ प्रदर्शक बोलते हैं, जो आपके पथ को प्रदर्शित करे, पथ को दिखाए। पथ का मतलब रास्ता ही होता है मेरे भाई। चलो ये भी हो गया। वाक्य संशोधन पे आ जाओ बच्चों। जैसे आपके आधार कार्ड मान लो आपने बनवाया भैया, बहुत छोटे से थे, ठीक है, तो आपका फोटो बहुत छोटा वाला लगा था, तो जब बड़े हो गए ना तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उसको संशोधित करवाएंगे, संशोधन कराएंगे, मतलब गलत को सही कराएंगे। वही होता है वाक्य संशोधन। इसमें आपको वाक्य दिया जाएगा, उसमें साथ में आपको गलतियां भेजी जाएंगी एज अ गिफ्ट, उसको सही करके लिखना होगा। जैसे फर्स्ट वाला, वो गत सप्ताह ही जाएगा, ठीक है, ये नहीं, देखो ध्यान से, हाँ वो गत सप्ताह ही जाएगा, तो ये गलत है भैया, इसको ऐसे लिखना है, वो गत सप्ताह ही चला गया, ये सही होगा, ये वाला गलत होगा, ठीक है। तो गलत वाला आपको दिया जाएगा, सही लिखना है। दूसरा, वो लड़के कहां जा रहे हैं, ये गलत है, वे लड़के कहां जा रहे हैं, ये सही है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको गलत वाक्य दिया जाएगा, सही करके लिखना है, आपका नंबर बिल्कुल फिक्स है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं रस छंद अलंकार वाले पोर्शन पे। तो रस में मैंने एक रस आपको आज मैं बताऊंगा, जो कि है करुण रस। देखो रस छंद अलंकार तीनों को मैं एक ही वीडियो में पढ़ा चुका हूं, बस YouTube पे जाके सर्च करना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। अगर वो वीडियो आपने देख लिया मेरे भाई ना, 15 से 16 या 20 मिनट का वीडियो होगा, 6 नंबर आपका पूरा कंप्लीट होगा। यहां पे तो मैं सिर्फ करुण रस बताने वाला हूं, वहां पे मैंने करुण रस, वीर रस, हास्य रस सबको बताया है। मतलब जितने भी रस हैं, जितने भी छंद हैं, जितने भी अलंकार हैं, सबको एक वीडियो में। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, उसको जरूर जाकर देखो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा मेरे भाई। तो करुण रस क्या है, देखो ध्यान से। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। देखो ट्रिक है, डेफिनेशन लिखने का ट्रिक क्या है, देखो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। ऐसे हास्य रस का लिखना है तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस का है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब कुछ ब्रिलियंट बच्चे कहेंगे सर जी हमारे बुक में तो दूसरी तरह से डेफिनेशन है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन दिए रहते हैं। आपके बुक में जो है, अगर आपने उसको याद कर रखा है, डेफिनेटली आप उसको लिखिए। नहीं याद किया तो भैया आपके सामने है, प्रत्यक्ष इसको याद कर लीजिए। उदाहरण देखो, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृद पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में, ठीक है। तो ये आपका है करुण रस का उदाहरण। उदाहरण बहुत सारे हैं करुण रस के, अगर आपने दूसरा याद कर रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ही जाकर लिख दो मेरे भाई। बहुत सारे एग्जाम्पल एक के होते हैं, तो आपको दूसरा याद है तो दूसरा लिख लो। अब यहां पे भैया, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृद पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। तो यहां पे दुख की बात की गई भाई, करुण रस में दुख ही होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो हो गया, इतना लिख दो, बहुत है, काफी आज के लिए। अब चलते हैं छंद पे। छंद में मैंने दोहा को लिया है मेरे भाई। दोहा शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती मानस चोन, ठीक है। लेकिन हम दूसरा एग्जाम्पल बताएंगे, वो पर पुराना हो गया। देखो पहले डेफिनेशन समझो। दोहा अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इतना याद रखना है मेरे भाई, डेफिनेशन याद रखो। उदाहरण देखो, मात्राएं गिनकर भी बताना होगा, ये ध्यान रखना। जैसे देखो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जतन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई, ठीक है। अब आप मात्राओं को गिनो मेरे भाई। देखो मां के ऊपर एक मात्रा लगा, यानी कि यहां पे 2 मात्राएं होंगी, तो 2 को हम ऐसे लिखेंगे, ये यस की तरह, यस
ठीक है। और रा पर बड़ी का मात्रा है, 2 मात्रा है, 2 2 4। देखो ये है पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी, मतलब इसमें और इसमें 13 होनी चाहिए। दूसरे और चौथे में 11 होंगी, तो इसमें और इसमें 11 होना चाहिए। तो अभी मैं गिनकर बताऊंगा। 2 2 4 भा अकेला है भैया, तो सिंगल है, सिंगल का ऐसे ही लिखेंगे जैसे एक को लिखते हैं। तो 2 2 4 1 5 1 6, इसका 2 रहेगा 8, 2 10 1 11 2 13। तो पहले चरण में तो 13 हो गई। तीसरे में भी देख लेते हैं 13 होना चाहिए, तो जा पर आ का मात्रा 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। तो पहले और तीसरे में 13 मात्राएं हो चुकी हैं। दूसरे और चौथे में 11 होंगी। देखो ध्यान से, 2 2 4 2 6 1 7। रा पर छोटी का मात्रा है, तो यहां पे एक ही गिना जाएगा, 1 8, ठीक है। 2 10 1 11। बताओ दूसरे चरण में 11 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। इसमें देखो, इसको 2 माना जाएगा, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11। तो सिंपल है मेरे भाई, पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11, यही होगा दोहा, यही है दोहा। चलो इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलो हो गया। अलंकार पे चलते हैं। अलंकार देखो, मैं यहां पे एक एक बता रहा हूं। मैंने आपको पहले ही कहा कि मैंने तीनों को एक ही वीडियो में भी बता रखा है, जाकर देख लेना, ठीक है। अब आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, आज मैंने लिया है। देखो ध्यान से, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होता है। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए वो उपमान होता है, ठीक है। उदाहरण देखो मेरे भाई, शोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम शलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आतपि पर्यो प्रभात, ठीक है। अब यहां थोड़ा स्पष्टीकरण लिख देना, आखिर यहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार है क्यों। देखो स्पष्टीकरण, यहां श्री कृष्ण के श्याम गात, मतलब श्याम सुंदर शरीर में नीलमणि शैल की तथा पीठ पटु में प्रभात के आतप यानी कि धूप की संभावना करने से उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अलंकार में आप उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, उपमा, श्लेष ये सब पढ़ लेना, काम हो जाएगा। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलते हैं भैया पत्र लेखन पे। पत्र लेखन कैसे करेंगे? बाय द वे मैंने 2-3 पेजेस में कर रखे हैं, सीक्वेंस समझो। पत्र लिखने का तरीका समझ गए, टेंशन फ्री रहकर लिख दोगे मेरे भाई। आज मैं बताऊंगा अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या है तो उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। मतलब आप जहां रहते हैं ना, वहां पे लाइट वाली प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की प्रॉब्लम है, उसको लेकर आपको पत्र लिखना है। कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना। बिजली की समस्या, जैसे पानी की समस्या से रिलेटेड पत्र आता है, बिजली की समस्या। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेवा में, ये लिखना जरूरी है। फिर बिजली विभाग मेरठ, मान लो आप मेरठ से हो और बिजली विभाग वालों को तो पत्र लिखोगे, तो सेवा में बिजली विभाग मेरठ, मतलब जिसको आप पत्र लिख रहे हो वो पहले लिखना है मेरे भाई। सेवा में लिखकर जिसको आप पत्र लिख रहे हो वो लिख दो। विषय क्या है भैया, आप किस विषय पर पत्र लिख रहे हो, आखिर आप पत्र लिख क्यों रहे हो। तो बिजली की अनियमित आपूर्ति, मतलब बिजली की रेगुलर आपूर्ति नहीं है, इसीलिए हम पत्र लिख रहे हैं। फिर आप लिख देना महोदय, फिर अपनी पूरी प्रॉब्लम को बता देना मेरे भाई, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, यहां से लेकर यहां तक पूरी प्रॉब्लम बताएंगे। लिखो, हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। ऐसे लिख देना, पहले सेवा में जिसको पत्र लिख रहे हो वो, फिर विषय, महोदय लिखकर अपनी दुख कथा जो भी है मेरे भाई ना सब सुना देना बढ़िया से। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक, इसको हम कहते हैं, देखो ये तो आपका हो गया पत्र का एड्रेस, इसको हम बोलते हैं पत्र की बॉडी। ये जो हमने पूरा प्रॉब्लम लिखा है ना, दैट्स द बॉडी ऑफ अ लेटर, ये बॉडी है भैया। अब हमारी बॉडी नहीं है, देखो आगे, पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है, और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पहले ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। मतलब ठंडी में बिजली अच्छी थी, जैसे ही गर्मी आने लगी ना, जब हमें लाइट की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, बस बिजली की आपूर्ति ही कम हो गई। आगे देखो, बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है, कब लाइट आती है कब चली जाती है ये सब एकदम फिक्स है ही नहीं, ठीक है।
हमारी कॉलोनी से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था और उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। खेद है कि आज तक 3 सप्ताह हो जाने पर भी कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई है। इतना लिख दिए। अब थोड़ा सा इनसे प्रार्थना करो। देखो आपको एक ही पेज में लिखना है, अगर एक पेज में आ रहा है तो ठीक है। हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि भाई पीपीटी है तो इसमें एक पेज में पूरा लेटर नहीं आ रहा है, लेकिन सीक्वेंस वही होगा। देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे। यहां से आप नीचे से लिखना, ये वाला प्रारंभ करना, फिर इसके नीचे से ये वाला लिखना। बस देखो, इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो तो कम से कम उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है, शीघ्र कार्रवाई की आशा में। फिर आप डाल देना दिनांक, दिनांक में डेट मत डालना, एकदम फिक्स वाला। हम हैं आपके जैन नगर निवासी, मतलब देखो यहां पे जैन नगर के कई लोग भैया पत्र लिखे हैं तो 1 2 3 करके ऐसे कर देना, ठीक है। बस हो गया, पत्र हो गया मेरे भाई। ऐसे ही आपको पत्र लिखकर बोर्ड एग्जाम में आना है, ठीक है। नोट कर लिया। चलो भैया ये पत्र लेखन भी हो गया। अब हमारे इस क्लास का लास्ट टॉपिक आएगा जो कि होगा बच्चों निबंध। चलो उसको भी देख लेते हैं। देखो निबंध कौन सा हम देखेंगे। अब देखो स्टूडेंट, निबंध की अगर बात करें बच्चों ना, तो आज हम जरा हटके वाला निबंध पढ़ेंगे। मतलब विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा, जैसे जो हमारे स्कूल होते हैं ना, उसमें स्वास्थ्य शिक्षा का क्या महत्व है, इस पर पूरा एक निबंध लिखना है। बाय द वे इंपॉर्टेंट निबंध पर मैं वीडियो बना चुका हूं, कुछ इंपॉर्टेंट निबंध मैं बता देता हूं। आतंकवाद पर निबंध, जनसंख्या वृद्धि पर निबंध, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध, इन सब पर निबंध आप लोग जरूर लिखना सीख जाना। बाकी आज हम बता रहे हैं विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा, इस पर निबंध, ठीक है। तो कोई भी निबंध लिखो भैया, कोई भी टॉपिक हो, सबसे पहले आपको लिखना है रूपरेखा। रूपरेखा में क्या लिखेंगे, निबंध में जो जो आपको हेडिंग डालना है ना, वो हम लिखेंगे रूपरेखा में। जैसे देखो फर्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा प्रस्तावना। किसी भी निबंध को लिखो दुनिया में, सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार जरूर होना चाहिए। तो फर्स्ट प्रस्तावना, सेकंड विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा, थर्ड स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता, फोर्थ स्वास्थ्य शिक्षा के लाभ एंड फिफ्थ उपसंहार, ठीक है। अब चलो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना में जिस पर हम निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। देखो ध्यान से, किसी भी देश की प्रगति के लिए वहां के नागरिकों का स्वस्थ रहना आवश्यक है। अतः व्यक्तित्व के निर्माण और समाज के उत्थान हेतु स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। चार्ल्स ए बुचर के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा संपूर्ण शिक्षा क्रिया का अभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक दृष्टि से परिपूर्ण नागरिकों का ऐसी शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से विकास करना है जिनका चयन इन उद्देश्यों को सामने रखकर किया गया हो। स्वास्थ्य शिक्षा के अभाव में अन्य सभी प्रकार की शिक्षाएं अपूर्ण हैं। यदि मनुष्य स्वास्थ्य संबंधी नियमों का उचित प्रकार से पालन करेगा तो कई रोगों से उसका बचाव हो सकता है। मतलब हर व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए भैया। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। आपके पास करोड़ों रुपए आ जाए, बढ़िया एकदम पैसे वाले बेड पर आप लेटो, लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं है मेरे भाई ना, कोई फायदा ही नहीं है। वो लगेगा ना कि ये सब पैसे बेकार हैं। कितने भी प्रकार के पकवान आ जाएं खाने के लिए ना, बहुत सारी चीजें आ जाएं डाइट पे, लेकिन कुछ खाने का मन नहीं करेगा जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे। हेल्थ इज वेल्थ, हमेशा स्वस्थ रहो, वही धन है मेरे भाई। फिर दूसरा हेडिंग डालेंगे विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा। रूपरेखा में जो जो हेडिंग लिखा है हमने, वही हेडिंग हम डाल रहे हैं। विद्यालय में जितना महत्व ज्ञान को दिया जा रहा है उतना ही महत्व स्वास्थ्य शिक्षा को भी दिया जाना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित नियमों का निर्धारण करे व इस दिशा में सदैव प्रयत्नशील रहे। विद्यालयों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपने छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी नियमों जैसे खांसना, छींकना, थूकना, नशीले पदार्थों के सेवन आदि से होने वाली हानियों से अवगत कराएं, जिससे छात्र अपने स्वास्थ्य का उचित प्रकार से विकास
कर सकें। विद्यालय में जितना महत्व ज्ञान को दिया जा रहा है उतना ही महत्व स्वास्थ्य शिक्षा को भी दिया जाना चाहिए। चलो छाप लो फटाफट, ले लो स्क्रीनशॉट, काम आएगा मेरे भाई। प्रत्येक विद्यालय के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित नियमों का निर्धारण करे, वह इस दिशा में सदैव प्रयत्नशील है। विद्यालयों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपने छात्रों को, चलो ये तो हो गया, वही चीज लिखा है, ठीक है। देखो यही चीज दोबारा लिख गया है, यहां से लेकर मतलब दिया उतना ही महत्व स्वास्थ्य को दिया जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखो यहां से लिखो, छात्रों के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए उन्हें स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार की उचित जानकारी उपलब्ध करवानी चाहिए। छात्रों में अच्छे स्वास्थ्य के लिए रुचि व जागरूकता पैदा की जाए, ये सब जरूरी है भाई। छात्र जो है ना, उनको खांसने, छींकने, नशीले पदार्थ जो होते हैं जैसे तंबाकू होते हैं, ये सब जो गुटखा होते हैं, इन सब का सेवन करने से उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, क्या हो सकता है। क्योंकि जब छात्र अपनी छात्रावस्था में होता है ना, उसको अगर कोई चीज बता दोगे उसके दिमाग में आ जाएगा। भाई ऐसा नहीं करना है हमें। प्रत्येक छात्र के स्वास्थ्य की समय समय पर जांच पड़ताल की जानी चाहिए। छात्रों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने हेतु उन्हें अपने आसपास के वातावरण की सफाई के महत्व से भी अवगत कराया जाना चाहिए, ठीक है। ये सब जरूरी है एक छात्र के लिए। पढ़ाई के साथ साथ हमें वो चीजें भी जाननी है ना जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए उपयोगी होंगी। तीसरा हेडिंग देखो बच्चों, स्वास्थ्य शिक्षा के लाभ क्या हैं। देखो ध्यान से, विद्यालय में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य शिक्षा का छात्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ व्यक्ति स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ मनोरंजन व खेलने कूदने के साधन या व्यायाम के रूप में लेते हैं। इसी कारणवश भारत में आज स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति अत्यंत विचित्र है। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा छात्र अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, आगे भी है मेरे भाई, साथ ही अपना जीवन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत कर सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा छात्र रोगों से विमुक्त रह पाएगा। इससे छात्र के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी एवं वो सफलता के पथ पर अग्रसर होगा। छात्र हमारे देश की नींव है। यदि छात्र सुरक्षित व स्वस्थ रहेंगे तो वे देश की प्रगति में अपना योगदान दे पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक हेडिंग भैया। यही छात्र आगे चलकर बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े पद पर जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट हेडिंग उपसंहार जरूर रहेगा। इसमें क्या लिखेंगे, विद्यालय में जब तक स्वास्थ्य शिक्षा को शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग स्वीकार नहीं किया जाता है तब तक देश के नवयुवक देश की प्रगति में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। मनुष्य के व्यक्तित्व में चारित्रिक परिपक्वता लाने हेतु व आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण हेतु स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। यह सब जरूरी है। स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति को चुस्त रहने व अपने वातावरण से भली भांति परिचित होने की शिक्षा प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य शिक्षा की उपयोगिता तब सभी के समझ में आएगी जब इसे उचित प्रकार से अनिवार्य रूप से विद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया जाएगा। यह शारीरिक और सामाजिक दृष्टि के साथ व्यवहारिक दृष्टि से भी महत्व रखती है। अतः स्वास्थ्य मानव जीवन का आधार है। इसलिए कहा भी गया है कि यदि मनुष्य के पास से धन चला गया तो समझो कुछ नहीं गया, और यदि उसका चरित्र चला गया तो समझो कि कुछ चला गया, और यदि उसका स्वास्थ्य चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे भाई, ठीक है। अगर मान लो कि मनुष्य के पास से पैसे चले जाएं तो समझो कुछ नहीं गया भैया। पैसे हाथों की मैल है, आज नहीं तो कल आ ही जाएगी। अगर चरित्र चला गया तो समझो कुछ चला गया, हाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। लेकिन भैया अगर स्वास्थ्य चला गया तो आदमी ही चला गया, काम खत्म, ठीक है। तो ये हमारा था निबंध। तो यहीं पे हमारा क्लास फिनिश होगा। 9 में 9 आपको निबंध का भी मिलेगा। तो पूरा हिंदी आज हमने एक ही वीडियो में कवर किया। ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे ही मैराथन क्लासेस चाहिए तो बस जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं हम भैया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।